नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं जो आज दिन भर हेडलाइंस भी बनी रहेंगी। तो चलिए वो 5 तस्वीरें कौन सी होंगी जिन पर आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने। सबसे पहले बात करेंगे सम्मान कार्ड की। प्रदेश की शिवराज सरकार अब किसानों को सम्मान कार्ड देने जा रही है। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि किसानों को लुभाने के लिए अब कांग्रेस ने नया दांव क्या खेला है। तीसरी खबर रसूलुल्लाहगंज से है जहां न्याय पाने के लिए एक महिला अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। चौथी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। और पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो मध्य प्रदेश में किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपए प्रतिवर्ष देने के बाद अब शिवराज सरकार उन्हें सम्मान कार्ड देने जा रही है। इस कार्ड के जरिए किसान मंडियों में बनाए जाने वाले स्टोर से दैनिक उपयोग और कृषि संबंधी सामग्री उचित दाम पर खरीद सकेंगे। सम्मान कार्ड किसानों के सभी बैंक खातों और आधार नंबर से लिंक होगा। ये व्यवस्था मिलिट्री कैंटीन की तर्ज पर होगी। जैसे सैनिकों को कैंटीन में सब्सिडाइज सामान मिलता है, उसी तरह किसानों को भी उचित दर पर सामान मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष से सम्मान कार्ड देने की शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं कुछ मंडियों में बाजार भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर मंडी बोर्ड की तैयारियां अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश में किसानों को एक जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार मंडियों में कृषक बाजार बनाने जा रही है। इसके लिए उन मंडियों का चयन किया जा रहा है जिनके पास पर्याप्त जगह है। किसानों के लिए मंडियों में एयर कूल्ड विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अभी संयुक्त खाते होने से किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार में एक ही व्यक्ति को मिल पाता है, जबकि वास्तव में परिवार अलग हो चुके होते हैं। ऐसे परिवारों के अलग अलग खाते तैयार कराकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तो अब किसान सम्मान निधि के बाद अब किसानों को सम्मान कार्ड देने की तैयारी है। और मिलिट्री कैंटीन की तर्ज पर अगर आप कभी गए हो या मिलिट्री कैंटीन में आपको पता हो, वहाँ पे आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जो सैनिक हो, मिलिट्री में हो, तो इनको काफ़ी कम तादाद में, यानी जो अदर टैक्सेस होते हैं वो इनके उस प्रोडक्ट पर नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वो सब्सिडाइज अमाउंट में उन सैनिकों को या उनके परिवारों को जो मिलिट्री में है उन्हें वो सामान मिलता है। अब साथ ही अगर हम बात करें कि सब्सिडाइज सामान तो मिलेगा ही, और इसके अलावा वो जो क्वालिटी होती है, हालांकि ये सभी लोग मानते नहीं है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट वहां से मिलता है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भी ज्यादा जानकारी देंगे। एक बहुत ही अच्छी पहल और किसानों के लिए खासतौर पर, जिसमें विश्राम गृह बनाने की भी बात कही जा रही है वैभव, और सम्मान कार्ड तो अपने आप में बहुत ही बेहतर चीज है। हाँ बिल्कुल, किसानों के सम्मान में किसानों को सम्मान कार्ड बीजेपी देने जा रही है। जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक तरीके से उसको क्लियर किया, जिसका कई लोगों के मन में डाउट भी होते हैं किसान सम्मान कार्ड कैसे होगा। तो जिस तरह से मिलिट्री की बात पाल जी आप कर रही थी कि मिलिट्री में जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर टैक्स कम लगता है और रियायत भी मिलती है, तो आर्मी पर्सन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो मिलिट्री कैंटीन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसी तरीके से किसानों के लिए मंडियां बनाई जाएंगी या फिर कहें तो बाजार तैयार किए जाएंगे, जहां पर किसान उस सम्मान कार्ड को लेके जाएंगे। जब उस सम्मान कार्ड से वो खरीदारी करेंगे, जिस तरह से मिलिट्री कार्ड से खरीदारी की जाती है, तो रियायत मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसानों को परेशान भी होना पड़ता है। किसानों की जिस तरीके से, हालांकि किसानों को विकसित करने की बात भी सामने आ रही है, खेती को दोगुनी करने की बात सामने आ रही है, किसानों और लाभ का धंधा बनाने की बात भी सामने, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाना है तो वो एक दिन में नहीं बनेगा। लेकिन जो जरूरतें होती हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से होती हैं। तो अब किसान सम्मान कार्ड का फायदा भी किसान ले सकेंगे और नए बाजार जब तैयार होंगे तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, नए बाजार तैयार होंगे तो उन बाजारों को संभालने वाले, वहां पर बैठने वाले जो संचालक होंगे, जो दुकानदार होंगे, या फिर कई तरह का स्टाफ होता है, इन तमाम चीज़ों को भी अगर हम देखें तो रोजगार तो डेवलप होंगे ही। लेकिन अब जो कृषि मंडियों में सुधार की बात कही जा रही है कि वहां आने जाने वाले जो किसान होंगे जो अपनी फसल बेचने आएंगे, उनके भी विश्राम की व्यवस्था की जा रही है। तो ये प्रॉपर अगर एजेंडा हम देखें कि वाकई किसानों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराना है, किसानों को साधना है, या इसके पीछे और भी कोई नजरिया आप देख रहे हैं? और दमोह उपचुनाव भी हैं, और जिस तरीके से हमने देखा 2018 के जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरा था कि कर्ज माफी की केवल घोषणा मात्र से मध्य प्रदेश में
जो कांग्रेस है उसका जो सत्ता का सूखा था वो समाप्त हो गया था। हालांकि सीटों की संख्या बहुत ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी का जो घोषणा की गई थी राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश आए थे उनके द्वारा, उसका फायदा मिला था। तो जल्द ही हम और भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, तो मध्य प्रदेश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा ना हो कभी, और मध्य प्रदेश के किसान को लगे कि सरकार हमारे साथ है। इसलिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, क्योंकि पिछले 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और अगर अब सम्मान की बात आ रही है, अब विश्रामालय खुलने की बात सामने आ रही है, तो फिर या तो पिछले 15 सालों में आपने ठीक ढंग से किसान को जाना नहीं, या अब आप समझ गए कि किसान भी आपके खिलाफ जाके खड़ा हो सकता है, इसलिए आपको किसानों की याद आ रही है। आप किसानों को लेकर सम्मान कार्ड भी दे रहे हैं और विश्राम के लिए सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में इसका फ़ायदा किस तरह से आने वाले चुनाव में या 2023 को वाकई में ध्यान में रखकर ये तमाम पुरज़ोर कोशिशें की जा रही हैं कि किसान ही वाकई अन्नदाता तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए भी वो एक ऐसा फैक्टर है जो कैसे बीजेपी को वापस सत्ता से उतार भी दिया था, और अब सत्ता में वापस बैठी हुई है, तो किसी भी तरह की कोई गलती या कोई चूक ना हो, इस बात का बेहद ध्यान रख रही है बीजेपी। कृषि मंत्री की अगर हम बात करें तो जाहिर है पहले हम देख रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से हेल्प डेस्क वो बना रहे थे, और उसके बाद अभी भी ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी जो कमल सुविधा केंद्र हैं वो हैं ही, तो कृषि मंत्री भी खास तौर पर, क्योंकि कृषि मंत्री तो हैं ही, लेकिन एक अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा फोकस है उनका, कहीं आने वाले समय में और ब्राइट फ्यूचर तो नहीं देख रहे हैं हम अपना? बिल्कुल, वो अपना ब्राइट फ्यूचर भी देख रहे हैं, और किसानों से वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं कृषि मंत्री कमल पटेल, तो किसानों की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से भी जानते भी हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल जो डिसीजन लेते हैं वो खेतों में जाकर लेते हैं, किसानों के बीच में जाकर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान जो एग्रेसिव मोड में नहीं आया किसान आंदोलन के बाद भी, तो उसका कहीं ना कहीं जो फैक्टर है वो कृषि मंत्री कमल पटेल भी रहे। वो खुद किसानों के बीच में गए, एमएसपी के बारे में समझाया, और जिस तरीके से कृषि जो कानून आए हैं उसका किस तरीके से लाभ किसानों को मिलेगा उसके बारे में बताया, और बेहद महत्वपूर्ण किसान चौपाल लगाते हुए कृषि मंत्री नजर आए, और जिस एरिया से वो आते हैं वहां पर कृषि प्रधान है, और खुद कृषि मंत्री कमल पटेल जानते हैं कि अगर किसानों को वो साथ से रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य और ज्यादा सुरक्षात्मक भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। बिल्कुल, नब्ज सियासत की बेहद तरीके से समझने वाले ये नेता। खैर, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर बात करेंगे, ये भी किसानों से ही जुड़ी हुई है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में किसानों के नाम पर 15 साल के सत्ता का वनवास खत्म करने वाली कांग्रेस ने अब प्रदेश कार्यालय में किसान हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, जिसके लिए बाकायदा नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, जिस पर प्रदेश भर के किसान सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक अपनी समस्याएं और शिकायत दर्ज करा सकेंगे। किसान हेल्प डेस्क एक तरह का राज्यव्यापी कंट्रोल रूम है। यहाँ किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर रहेंगे। इन नंबर पर कॉल कर किसान फसल लगाने से लेकर उपज खरीदी तक में आने वाली समस्याओं के बारे में बता सकेंगे। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद यदि सरकार बनाई थी तो उसकी बड़ी वजह किसानों से किए उनके वादे थे। कर्ज माफी का वादा इसमें सबसे ऊपर रहा था। इसके चलते किसानों का वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ था, कांग्रेस को मिला था। पिछले साल घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भले ही कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों और किसानों के वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए पीसीसी कार्यालय में किसान हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। हर बार चुनाव में किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब वक्त एक उपचुनाव और उसके बाद नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, फिर 2023 के विधानसभा चुनाव का है। नेता अपने इस वोट बैंक को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। यही कारण है कि किसानों के बल पर 15 महीने के लिए सत्ता में आई कांग्रेस को किसानों पर भरोसा है। वहीं बीजेपी भी अपने आप को किसान हितैषी बताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शिवराज सरकार लगातार किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस के किसान सहायता केंद्र खोले जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज सामने आया। उन्होंने कहा 1 अप्रैल कांग्रेस ने इसलिए चुना है कि 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल को अप्रैल फूल भी बनाया जा सकता है, तो अप्रैल फूल बना रही है कांग्रेस, इस तरह की बात उन्होंने कही है। पहले भी 2 लाख के कर्ज माफी को लेकर किसानों को वो मूर्ख बना चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा। तो नरोत्तम मिश्रा साहब तो वैसे ही अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। खैर, उन्होंने कहा क्या है, पहले आप वो सुन लीजिए। माननीय कमलनाथ जी ने यह पाया कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अत्यधिक परेशानियां आ रही हैं। अभी ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, फसल पैदा होकर लोगों के घर पे आ गई, खेतों में आग लग गई, पर किसान की समस्याओं के निदान के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है।
कहने को शिवराज सिंह चौहान जी बहुत सी बातें कर रहे हैं, पर धरातल पे जाएं तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। आज ही हमने किसान कॉल सेंटर का ये प्रारंभ किया है और सुबह से कम मेरे पास 70 से 80 फ़ोन अभी पिछले 1 घंटे के अंदर आ चुके हैं। लगातार फ़ोन बज रहा है और कई ही तरह की शिकायतें ग्रामीण अंचल से लोग बाग दे रहे हैं। किसी की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, सरकार उसको कब्जा करने वाले को संरक्षण दे रही है। किसी की फसल जल गई, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ओलावृष्टि का पैसा 25% दे दिया, बाकी पैसा नहीं दे रही। तो ये सब समस्याएं हमारे पास आ रही हैं। इनका निदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सरकार की तरफ से पूरी शिद्दत से कांग्रेस प्रयास करेगी कि सरकार किसानों के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान करे। अब 1 अप्रैल उन्होंने चुनी इसलिए है कि किसानों को अप्रैल फूल बनाए। 1 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी? अप्रैल फूल बना रहे हैं क्या? पहले बना चुके हैं 2 लाख के कर्जे पे। कम से कम किसान के साथ बार बार ऐसा छलावा न हो। तो हेल्प डेस्क को कहीं ना कहीं छलावा कहते हुए नजर आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा साहब। और कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने सुबह से शुरुआत की और अब तक उनके पास 1 घंटे के अंतराल में 70 से 80 फोन कॉल्स आ चुके हैं जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे उस वक्त तक। चलिए, प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रभु जी, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस का हेल्प डेस्क? उधर पहले ही कमल सुविधा केंद्र तो है ही अलग अलग उपज केंद्रों पर, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस एक बड़ा दाव चलने की कोशिश कर रही है इस हेल्प डेस्क के जरिए। लेकिन क्या वो उतने कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि एक सेंटर आपने बना दिया है, कंट्रोल रूम आपने बना दिया है, किसान पूरे प्रदेश में है, आपके पास इतना अमला है कि आप ये इन तमाम किसानों की समस्याओं को सुने। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, अच्छा प्रयास है। विपक्ष के नाते कांग्रेस को ये काम करना ही चाहिए था। जो भी विपक्षी दल है उसको लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, कॉल सेंटर का एक ट्रेंड चल चुका है जी। तो उसके लिहाज से कांग्रेस ने भी कॉल सेंटर बनाया कि उनके प्रदेश कार्यालय में बैठकर व्यक्ति जो है फोन पर आने वाली समस्याओं को सुनेंगे, नोट करेंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? क्या समस्याओं का पुलिंदा लेकर कांग्रेस बैठी रहेगी? क्या उन समस्याओं को लेकर कांग्रेस के नेता या उनकी जो जिलों की टीम है वो किसानों के बीच जाएगी, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों से मिलेगी, प्रयास करेगी? क्या कांग्रेस इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेगी? या कांग्रेस ये पूरी समस्याओं को सरकार को देगी कि ये समस्याएं आई, आप इसका चलिए, लगता है प्रभु सर का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे बात और कर सकें। वो उस पूरी खबर को हमें समझा रहे थे। तो किसान हितैषी बनने की कवायद सभी दलों की है, फिर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की। तो अपना 15 साल का वनवास खत्म करने के बाद कांग्रेस आई ही किसानों के मुद्दे पर थी, क्योंकि एक बड़ा वादा किसान कर्ज माफी का कांग्रेस ने किया था और उसके बाद किसानों ने, जनता ने विश्वास किया कांग्रेस के ऊपर। प्रभु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी पारुल जी, तो ये क्या कांग्रेस इन समस्याओं को सरकार को देगी और आग्रह करेगी कि इनका निराकरण कर दीजिए? ये ऐसे प्रयास कांग्रेस कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस वो कांग्रेस है प्रदेश में, जैसा आप भी बता रही थी, 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही है। कर्ज माफी का एक उन्होंने वादा किया था और हमने ये देखा कि कई जगह शिकायतें आई थी, कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ है, लोगों का पूरे कर्जे माफ नहीं हुए। और उसको यदि हम लिटमस टेस्ट करें तो जो 28 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, यदि कर्ज माफी वाकई में सफल थी कांग्रेस की, जिसके दम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, तो 28 सीटों के उपचुनाव में जनता ने, उन्हीं किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। तो ये कांग्रेस को सोचना होगा कि वो जो कह रही है और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कुछ दम दिखाई देता है कि कांग्रेस जो कह रही है वो करती हुई दिखाई नहीं देती। केवल हेल्प डेस्क बनाकर एक प्रतीकात्मक काम करने के बजाय कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका सड़क पर निभानी चाहिए। यदि वाकई ये बिल्कुल बड़ी समस्या है कि किसानों की जो तैयार फसल है उसमें आग लग रही है। इसके पहले ओला पाला से बड़ा नुकसान हुआ था किसानों की फसल का, तो जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनको फील्ड में जाना चाहिए, खेत पर खड़े होकर उनको आंदोलन का शंखनाद करना चाहिए। जो और भी किसानों की समस्याएं उनको लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। तो शायद इससे किसानों का बेहतर फायदा हो सकेगा। केवल सूची बनाने से कोई यदि उनको लाभ होता होगा तो कांग्रेस को लाभ हो सकता है कि उन्हें एक सूची बना ली, किसानों को इसका कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता। पारुल,
बिल्कुल। और उसके बाद जाहिर है सर, जो किसानों के हम बात करें तो वो अपने स्तर पर पहले प्रयास करते ही हैं, उसके बाद ही वो दूसरी जगह आवाज़ उठाते हैं। जितना तक भी हम खबरों को देख पाते हैं उसमें समझ पाते हैं कि अपने आसपास के खरीदी केंद्रों की समस्याएं हैं तो वो आसपास के अधिकारियों को कंप्लेन करते हैं। और जैसे कि कांग्रेस अब तक की कहती आई है कि हेल्प डेस्क के बाद वो रिलेटेड जो अधिकारी होंगे उस जिले के, उस गाँव के, उनसे वो बात करेंगे और समस्याओं को हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉजिक आपको ठीक लगता है कि तंत्र में बैठे हुए अधिकारी मंत्रियों की पहले अधिकारियों की, विधायकों की सुनेंगे या कांग्रेस के उन लोगों की सुनेंगे जो एक कॉल सेंटर बनाकर वहां से समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों पर प्रेशर बनाएंगे? पारुल जी, ये दूसरी व्यवस्था है, कांग्रेस की अपनी व्यवस्था की है। और पहला जो काम है कि सरकार के निर्देश है, आरबीसी 6(4) में प्रावधान है कि जहां भी ओला पाला से फसलों को नुकसान होता है या कोई हानि होती है किसानों की, तो उसके लिए तत्काल मुआवजा देने का एक प्रावधान है, उसके लिए सर्वे होता है। और जब भी ऐसी कोई घटनाएं प्रकाश में आती है, सरकार का एक अपना तंत्र होता है सूचना का, तो तत्काल सर्वे के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। सर्वे, इन घटनाओं को लेकर भी सर्वे हो रहा है। प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं वही कह चुके हैं किसानों की जिनकी भी फसल खेत में चली है तो उनको सरकार पूरा मुआवजा देगी, उनको नुकसान नहीं होने देगी। और फसल बीमा का भी प्रावधान है इसके अतिरिक्त। तो ये तमाम सरकार की व्यवस्था पैरेलल चल रही है। लेकिन कांग्रेस को ये करना चाहिए, जहां व्यवस्था में खामी है, जहां सर्वे नहीं हो रहा है, वहां पर वो दबाव बनाए, वहां पर वो खड़े हों, वहां आंदोलन करें। अब ये कि ये तंत्र आपने विकसित कर लिया कि भोपाल में बैठकर आपने कॉल सेंटर बनाया है, और यदि हम कहें बालाघाट का या किसी सुदूर जिले का, मुरैना से कोई आपको शिकायत दर्ज करा रहा है, आप शिकायत की सोच रहे हैं कि ऐसी 100 शिकायतें आ जाए, उसके बाद फिर कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाएगा 1 महीने बाद जाकर वहां काम करेगा, तब तक तो किसान को मुआवजा मिल चुका होगा। तो कांग्रेस जो काम करना चाह रही है, जो फायदा उठाना चाहती है, वो सिंपैथी गेन कांग्रेस को नहीं होने वाला। ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि ये तत्कालिक मामले हैं। गुस्सा, आक्रोश तत्काल का होता है लोगों का जिनका नुकसान होता है। यदि उनको मुआवजा मिल गया तो फिर वो आक्रोश ही उनका खत्म हो जाता है। तो इनको यदि आक्रोश को भुनाना है, किसानों को साथ लेना है, तो तत्काल पहल वहां पर सड़क पर उतर कर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी देने के लिए और इस खबर को विस्तार से हमें समझाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की पहल अच्छी कही जा सकती है एक विपक्ष के नाते, लेकिन उसके बाद का क्या सोचा है कांग्रेस ने कि क्या, जैसे कि अभी प्रभु सर ने भी समझाया कि क्या 1 महीने बाद उनका ये इकट्ठा शिकायतें करने के बाद एक डेलीगेशन जाएगा अलग अलग जगहों पे, तो जैसे कि सिस्टम है कि त्वरित मुआवजा मिलना, त्वरित सर्वे होना, उनको तब तक वो सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी, ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला उस समय उजागर हुआ जब सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में एक महिला अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। प्रशासनिक अधिकारियों से इस महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है उसके पिता ने खड़गांव में जीवन यापन करने के लिए 2 एकड़ जमीन उसे दी थी, जिस पर उसके जीजा ने कब्जा कर लिया और उसे किराए से देकर पैसे खुद रख लेते हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीओपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर महिला को नीचे उतारा और तहसील कार्यालय में पहुंचकर महिला और उसके परिजनों से चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन महिला प्रशासन की बातों से सहमत नहीं हुई, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से महिला और दोनों बच्चों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन महिला की नाबालिग बच्ची बेटी वहां से भाग निकली और पशु चिकित्सालय परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। घंटे भर से ज्यादा चले इस ड्रामे के बाद बच्ची नीचे उतरी। आपको बता दें, महिला ने इस विवाद को लेकर कुछ दिनों पहले रेहटी तहसील कार्यालय के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय के लिए तब भी गुहार लगाई थी। उस समय बुधनी एसडीएम ने महिला को समझाइश देकर टंकी से नीचे उतार दिया था और महिला के जीजा से खुद दी गई जमीन की राशि 35,000 रुपए दिलवाई थी, लेकिन इस बात से महिला संतुष्ट नहीं हुई। नसरुल्लागंज तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर से जमीन नापने की बात कहते हुए जहरीला पदार्थ खाने की उसने धमकी दी कि उसकी जमीन नापी जाए, उसे उसका हक दिलाया जाए, वरना वो इस तरह का कदम उठाएगी। जिसके बाद नायब तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई कर जमीन वापस उसे दिलाई जाएगी। इस पूरे मामले में अब जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जमीन की नक्ती कर दी जाए। पटवारी गया अभी जमीन पे नक्ती करने के लिए, लेकिन वहाँ से पंचनामा बना के वापिस आ गए। भाई जमीन नाप के नहीं दी मुझे। जमीन पे केस चल रहा है जबलपुर में। हमारे टोटल जमीन थी 11.5 एकड़। तो वो क्या है कि बंटवारे के बाद हमारे पिताजी के मरने के बाद 2 एकड़ 30 डिसमिल आई सबके नाम, तो हमारे नाम तो जमीन आ गई। तो हमारी बुआ ने जहाँ कोर्ट में केस लगाया तो यहाँ से जीत गई, तो उसकी अपील चल रही जबलपुर में। नसरुल्लागंज तहसील में अगर कोई महिला अपनी बेटी के साथ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नारी उत्थान और बेटी बचाओ आंदोलन का नारा देते हैं,
और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसी पानी की टंकी पर अगर एक महिला अपनी बेटी के साथ चढ़ी है तो कोई बहुत बड़ी पीड़ा रही होगी, बहुत बड़ी परेशानी उस महिला के साथ रही होगी। एक बार चढ़ गई थी वो, इसके बाद उसको उतार लिया गया, पुनः उसकी बेटी 2 घंटे बाद पानी की टंकी पर चढ़ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो झूठा सुशासन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2 बहन और 2 भाई और उनकी माँ के नाम से 11 एकड़ 11.5 एकड़ जमीन है। अब ये चाहती है कि मुझे बिना आवेदन दिए मौके पे जाके मेरे हिस्से की ज़मीन मैं जो चाहती हूँ, जहाँ से मैं चाहती हूँ वहाँ से दे दी जाए। अब चूँकि ज़मीन खराब है और आधी अच्छी है तो सभी लोगों को उसमें नियमानुसार बराबर ज़मीन मिलनी चाहिए। और इसके लिए इसके भाई लोग सहमत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन एक तरफा कार्रवाई करके इनकी जिद के कारण अपन इनके जो है माना नहीं जा सकता। और संवाददाता अमित फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। महिला को न्याय दिलाने के मामले में अमित कहां तक अभी तक कार्रवाई पहुंची है? इससे पहले रेटी में भी उसने ये कदम उठाया था, एक बार फिर उसने ये कदम उठाया, पुलिस कस्टडी से उसकी बेटी वहां से जाकर फिर टंकी पर पहुंच जाती है। ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, आखिर कब तक इस महिला को न्याय नहीं मिल रहा है? और जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला कह रही है कि उसे उसी जगह से जमीन दी जाए जहां से वो मांग रही है, क्या ये भी सच है? जी बिल्कुल, मैं अमित जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि कल जिस प्रकार से ये सुबह 11 बजे से ये पूरा मामला चला है कि पहले महिला टंकी पर चढ़ जाती है, फिर प्रशासन उसको समझाइश देकर नीचे उतारता है तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ नीचे उतर जाती है। फिर काफी देर तहसील कार्यालय में भी इनके बीच एसडीएम महोदय के बीच और महिला के बीच चर्चाएं होती है। पूरा स्टाफ वहाँ का प्रशासन राजस्व में मौजूद रहता है, पटवारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, उनके सबके सामने महिला से चर्चा की जाती है। उसके बाद महिला के परिजनों को भी वहाँ बुलाया जाता है, उनके जियाजी भी आते हैं और छोटा भाई भी आता है। महिला की कुछ शर्तें ऐसी थी जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला का एक कहना यह भी था कि मुझे चुनिंदा जो महिला ने जमीन चुन रखी है कि मुझे यही जमीन दी जाए। उसके बाद महिला ने कल एक और बात एसडीएम महोदय के सामने रखी, तो ये थी कि उनका एक पुश्तैनी मकान भी है खड़गांव में, तो उससे भी कोई विवाद है जी, विवाद है जिसको लेकर महिला का कहना था कि मुझे ये मकान भी दिलवाया जाए। तो पहले कहीं ना कहीं महिला का जो था कि जमीन को लेकर था, लेकिन अब इसमें एक मकान भी हो गया, तो जिसमें एसडीएम महोदय ने उनके छोटे भाई को बुलाया था और परिवार के कुछ लोगों को और भी बुलाकर उन्होंने पूछा। तो कुछ लोग तो इसमें राजी हो गए थे कि चलिए जो महिला चाह रही है वो कर दिया जाए, लेकिन उसमें परिवार के कुछ लोग इसमें राजी नहीं हुए कि जो महिला कह रही वो हो। उसके बाद एसडीएम महोदय ने एक और बयान निकाला था कि ये जो 11 एकड़ जमीन करीब जिसमें जो विवाद चल रहा है, तो करीबन 5 सदस्य हैं इसमें जिनको ये हक मिलना चाहिए। वैसे एक बात और भी है कि उच्च न्यायालय में भी ये संज्ञानाधीन है। ये अब अधिकारी इस मामले में क्या करें कुल मिलाकर कि उसे वो जमीन जो वो मांग रही है वो देने के लिए वो कोई इसका रूल बनता है, नहीं बनता है कागजों के हिसाब से? नहीं, कागजों के हिसाब से जिस प्रकार देखा जाए तो अभी उच्च न्यायालय में यह विचाराधीन केस है एक हिसाब से जो प्रशासन इसको देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके और भी परिवार वाले उसमें इस समय काबिज है या जो फसल बोल रहे हैं, जैसे उनके जिया जी है, यानी मामला दोनों तरफा है। इधर वो अकेले ही क्लेम नहीं कर सकती, ये भी कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से जो बीच में वो आए हैं। हालांकि अब न्यायालय को इस मामले में फैसला लेना है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे कोरोना की। देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं बचे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भोपाल में है, यहाँ सिर्फ 44 बेड ही बचे हैं। इनमें से आईसीयू में केवल 4 मरीजों के लिए व्यवस्था है, बेड बचे हुए हैं। इसी तरह जबलपुर में रोजाना केस बढ़ रहे हैं। यहाँ के अस्पतालों में कोरोना मरीजों को जगह मिलना मुश्किल हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2332 केस मिले।
यह स्थिति पिछले साल सितंबर में थी। 12 शहरों में रविवार को लॉकडाउन और शेष दिनों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद भी हर रोज पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 3 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर में हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। इंदौर में 643, भोपाल में 498, जबलपुर में 161 नए संक्रमित सामने आए। अगर प्रदेश से तुलना करें तो 55% केस सिर्फ इन तीनों शहरों में मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में से 19 जिले ऐसे हैं जहां हर रोज 20 से अधिक केस मिल रहे हैं। इनमें से महाराष्ट्र की सीमा से लगे शहरों में संक्रमण की रफ्तार तेज है। सरकार की चिंता कोरोना से हो रही मौतों को लेकर भी है। पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की जान चली जाती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ और सख्त कदम उठाए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में सभी स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 15,482 बेड भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही महाराष्ट्र से आने वाली जो बस है उन पर रोक लगाई और ये रोक जो है 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अब तक 31 मार्च तक थी। तो अब आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना का व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि बेड हैं उनकी व्यवस्थाएं अभी कम होती हुई दिख रही हैं। मेरी प्रार्थना है प्रदेशवासियों से, आज लगभग 40,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। अधिक से अधिक संख्या में जाएं और उसका वैक्सीन लगा के लाभ लें। तो कोरोना के बढ़ते मामले और मामलों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आगे क्या कुछ सरकार ने सोच रखा है, किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर तो बात हम करेंगे ही। लेकिन क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा कोरोना, सवाल ये बरकरार है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया आपने, स्कूल्स बंद कर दिया आपने, महाराष्ट्र की सीमाओं को भी सील किया गया है, बसेस जो हैं वो 15 अप्रैल तक और बंद कर दी हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैभव, कोरोना को लेकर स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। जो दूसरा वायरस है दूसरे समय पर जो हम देख रहे हैं, जो दूसरा स्टेज है, इसमें तो और भी ज्यादा हालात बिगड़ रही है। हाँ बिल्कुल, हालात जो बिगड़ने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि अब लोगों के भीतर डर नहीं है। अगर डर जिसके अंदर से चला जाए तो फिर आप उसको डरा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जो पहला लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, हम मार्च की बात करें तो सड़कों पर लोग खुद नहीं आ रहे थे और लोगों के मन में एक ऐसा अदृश्य सा डर था कि अगर हम बाहर निकलते हैं, किसी कोरोना संक्रमित की चपेट में आते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। आपको याद हुआ कि कमलनाथ जब इस्तीफा दे रहे थे उसके बाद उन्होंने सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वहीं से एक वरिष्ठ पत्रकार जो पहुंचे थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए। तो उसके बाद किस तरह का सन्नाटा था, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो जैसे ही लोगों से बात होती तो एक अजीब सा डर रहता था कि अगर कोरोना हमें अपनी चपेट में ले लेगा तो इलाज किस तरीके से होगा। तो वैक्सीन भी आ चुकी है, आधा डर वैक्सीन ने खत्म कर दिया। तो जिस तरीके से चुनावी सभाएं हो रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, तो आधा डर उन आयोजनों ने खत्म कर दिया। लेकिन लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत है और लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि अब जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाले हैं। क्योंकि अब सरकार के पास उतनी व्यवस्था नहीं है और जब तक लोगों के बीच में डर नहीं रहेगा, पहले तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे थे, मास्क का पालन भी कर रहे थे, और अब तो आपको सख्ती दिखानी पड़ रही है मास्क को लेकर, तो वो भी लोग मास्क नहीं लगा रहे। लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, कोरोना की हम चपेट में आएंगे, 2 से 3 दिन दवाइयां खाएंगे, क्योंकि अब सरकार ने भी जो 14 दिन का टाइम पीरियड था उसको 7 दिन कर दिया, तो 7 दिन में हम ठीक हो जाएंगे। तो पाल जी, जब डर खत्म हो गया अब आप लोगों को कैसे डराएंगे। हालांकि सरकार ने कलेक्टर्स को इस बात की पावर दी है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करके जरूर लॉकडाउन लगाने को लेकर फैसला ले सकेंगे, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही लेना है। तो फैसले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बिल्कुल, यानी लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जो फाइनल फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं होना है। लेकिन जैसे कि वैभव आप भी समझा रहे हैं कि अब थोड़ा सा आप गंभीर हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आईसीयू में भी अब जगह कम बची है, बेड्स हॉस्पिटल में कम हो गए हैं, यानी आंकड़े इस हद तक पहुंच गए हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। मध्य प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए गुरुवार से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अधिकतर केंद्रों पर सुबह से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह रहा। बुजुर्ग भी अच्छी खासी संख्या में इस बार टीकाकरण कराने के लिए आप पहुंचे। आपको बता दें, प्रदेश भर में 3000 केंद्र बनाए गए। वैक्सीनेशन सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में हो रहा है।
सरकारी केंद्रों पर ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपए का शुल्क देना है। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इंदौर में 50,000 और भोपाल में 40,000 लोगों को डोज देने की तैयारी है। अभी 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की आबादी 1 करोड़ 18 लाख है। ये संख्या प्रदेश के कुल टीकाकरण योग्य 6 करोड़ आबादी के करीब 19% है। इससे पहले 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लोगों को गंभीर बीमारी होने के लिए चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। अब किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने अब रणनीति बदल दी है। जिन जिलों में मार्च महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला, वहां ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोवैक्सीन के 3,55,022 डोज स्टॉक में है, जबकि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को कोविशील्ड के 9,50,450 जो डोज है वो दिए हैं। इस तरह वैक्सीन के 13,05,472 डोज उपलब्ध है। तो वैक्सीन मेरी प्रार्थना है प्रदेशवासियों से, आज लगभग 40,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। अधिक से अधिक संख्या में जाएं और उसका वैक्सीन लगा के लाभ लें। जिस तरह से कोरोना आया है उसमें वैक्सीन आपको आत्मबल भी देगा, संबल भी देगा और निश्चिंतता भी देगा। अब दवाई ही उपाय है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन दवाई है तो साथ में कढ़ाई भी करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वैक्सीन के बाद भी केसेस सामने आ रहे हैं। यानी वैक्सीन जिन्हें लग जाती है वो भी कभी ना कभी पॉजिटिव निकल आते हैं। वो इसलिए कि वो लापरवाह हो जाते हैं, वो सोचते हैं वैक्सीन लग गई अब हमें कोरोना नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो भी आपको मास्क पहनना, और वैक्सीन लग गई है तो भी मास्क पहनना है। यानी तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान तब भी जब वैक्सीन लग जाए तब भी, और तब भी जब नहीं लगी हो तब भी। और ये बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए, गंभीर हो जाइए अब इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड कम हो चुके हैं, आईसीयू रूम भर चुके हैं, और इसके बाद भी लोग नहीं संभल रहे हैं। तो सोचिए आगे हालात और कितने बदतर हो सकते हैं, और हालात बिगड़े यानी प्रदेश फिर लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि कोरोना है और कोरोना आपको, हमें, किसी को भी हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।